गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का निवेश के गुरुकुल सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम तमन्ना है और मैं आज के इवेंट की होस्ट हूँ। इवेंट पर जुड़े सभी पार्टिसिपेंट्स अभी केवल इवेंट को सुन सकते हैं। इवेंट के दौरान आप अपने सवाल चैट बॉक्स के माध्यम से टाइप कर करके पूछ सकते हैं। ये इवेंट रिकॉर्ड किया गया है और इस इवेंट की रिकॉर्डिंग आप सभी के साथ जल्द ही व्हाट्सएप द्वारा शेयर कर दी जाएगी। हमारे आज के इवेंट का टॉपिक है करंट मार्केट आउटलुक। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर हमें मार्केट में करंटली क्या चल रहा है, करंटली क्या आउटलुक है, उसके बारे में पता हो तो हम इन्वेस्टमेंट रिस्क को बहुत हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। पोटेंशियल थ्रेट्स को भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो आज इसी टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड से पोर्टफोलियो मैनेजर मिस्टर आदित्य खेमानी जी जुड़ चुके हैं। मैं आदित्य जी का स्वागत करना चाहूंगी। तो वक्त जाया ना करते हुए मैं आदित्य जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इस वेबिनार को आगे लेकर जाएं। ओवर टू यू मिस्टर आदित्य। Thank you, Tamanna. Thanks everyone for being on this call. So, जैसा तमन्ना ने बोला, टॉपिक आज का है मार्केट करंट आउटलुक। सो मैं 15-20-25 मिनट मार्केट पे बात करूंगा, उसके बाद हम Q&A खोल देंगे ताकि जिनको भी जो भी क्वेश्चन है मार्केट पे वी कैन टेक दैट क्वेश्चन। सो टॉपिक बीइंग मार्केट करंट आउटलुक, आपको पता है मार्केट अच्छा करता है या नहीं अच्छा करता है, स्ट्रांगली डिपेंड्स इकोनॉमी कैसी करती है। अगर इकोनॉमी नहीं अच्छा करता है तो मार्केट नहीं अच्छा करेगा जनरली। सो बिफोर वी सी मार्केट कैसा करेगा, लेट्स अंडरस्टैंड हाउ इज द इकोनॉमी डन लास्ट 3-4 years, देन वी विल गेट अ बेटर पिक्चर ऑफ कि कहाँ वेयर आर वी स्टैंडिंग इन द साइकिल फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू। जैसा आपने देखा लास्ट 3-4 साल हैज नॉट बीन वेरी गुड फॉर द इकोनॉमी। देयर हैज बीन लॉट ऑफ एक्सीडेंट्स और रिफॉर्म बोले, एक्सीडेंट बोले, एक्सटर्नल इवेंट बोले। जैसे इफ यू टेक लास्ट 5 year, डीमॉन नवंबर 2016 में हुआ था। उसके बाद वी सॉ जीएसटी गेटिंग इम्प्लीमेंटेड। फिर हमने देखा आईएलएफएस का एक क्रेडिट क्राइसिस आया। फिर देन कोविड हैपेंड इन मार्च 2020 एंड नाउ फाइनली रशिया यूक्रेन वॉर हैज हैपेंड 2 months back. So last 6 year has been very bad for the economy. इकोनॉमी अपने पूरे पोटेंशियल पे ग्रोथ नहीं कर सकी है। सो इट इज वेरी एंड एनीथिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। अगर कोई चीज बहुत खराब की है पास्ट में, देयर इज अ वेरी हाई लाइकलीहुड कि आगे चल के देयर विल बी अ मीन रिवर्जन एंड थिंग्स विल improve फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। So I think how I see the economy is last 5 years there has been a lot of accidents, reform, external events, but now going forward next 3 to 5 years, things will not be as bad. Things will improve. There will surely be accident going ahead also, but things will be much better than what it has been last 3-4 years. जैसे मैंने बोला डिमॉन डिमॉन के कारण इकोनॉमी स्लो हो गई थी। अब हम डिमॉन का पॉजिटिव इफेक्ट देख रहे हैं। इकोनॉमी बहुत अच्छा नहीं कर रही है, लेकिन हम देखते हैं जीएसटी कलेक्शन हैज बीन वेरी गुड। सो गवर्नमेंट टैक्स पॉलिसी हैज बीन मच बेटर, which means government can spend much more money on infrastructure and other things. So positive impact हम उसका देख सक रहे हैं। रेरा गॉट इम्प्लीमेंटेड 2018 में। जब रेरा इम्प्लीमेंट हुआ हमने देखा कि रियल एस्टेट सेक्टर स्लो डाउन हुई थी, बट नाउ अगेन लास्ट 12 months we are seeing real estate sector has picked up drastically. So limited point being, जो भी ये सब रिफॉर्म मेजर इंट्रोड्यूस की गई थी, अगले 12-18 महीना में स्लो डाउन हुआ इकोनॉमी का, बट नाउ वी आर सीइंग द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ दैट। सो गोइंग अहेड नेक्स्ट 3 से 4 साल मेरा मानना है कि इकोनॉमी विल बी मच बेटर देन व्हाट इट वाज लास्ट 3-4 years, एंड व्हेन दैट हैपेंस you will see market also do better, because as I said, market performance is strongly correlated to how the economic performance is. So one is that. Secondly, again market में अर्निंग, मार्केट में स्टॉक प्राइस चलती है कि नहीं चलती है, स्टॉक प्राइस अर्निंग्स पे डिपेंड करती है। अगर अर्निंग ग्रोथ अच्छी रहती है तो यू विल सी स्टॉक प्राइस डू वेरी वेल। सो लास्ट 10 year if we see, corporate profit to GDP ratio had continuously been coming down. तो ये नंबर जो कि 7-8% हुआ करता था 10 साल पहले, 2-2.5% आ गया था। लास्ट ईयर वी हैव सीन सम इम्प्रूवमेंट, बट गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो थॉट प्रोसेस इज कि आगे चल के जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ सुधरती है, यू विल सी प्रॉफिट इम्प्रूव फॉर कॉर्पोरेट इंडिया एज अ होल।
and hence stock price should do well in line with the earning growth. So again, limited point being इकोनॉमी, हम इकोनॉमिक साइकिल में एक लो पॉइंट पे खड़े हैं, तो आगे चल के probability of a higher growth is much higher going ahead. So one is that, hence economy should do better. One is that. Secondly, economy was doing well. हम देखेंगे कोविड के पहले इकोनॉमी अच्छी कर रही थी, कोविड के बैठ गया, ये एक साल लगा वापस इंप्रूव होने में, एंड अगेन वी सॉ स्टॉक प्राइस डू वेरी वेल. अगेन जनवरी फरवरी में थिंग्स वर डूइंग वेरी वेल फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू. आई मीन मेट्रिक बाय मेट्रिक आप देखोगे ग्रोथ अलग अलग सेक्टर में आ रही थी, बट अगेन रशिया यूक्रेन हुआ, अनसर्टेनिटी बढ़ा, इन्फ्लेशन वेंट अप. सो अगेन लास्ट 2-3 months हैज बीन वेरी वीक फॉर द मार्केट, बिकॉज एज यू नो दैट कोई भी चीज इकोनॉमिक साइकिल में जब चीज बहुत अच्छी रहती है, यू सी इन्फ्लेशन कमिंग बैक. मैंने इन्फ्लेशन आती है तो यू सी रेट हाइक साइकिल गो अप, आरबीआई रेट बढ़ाती है, जनरल इकोनॉमी में रेट ऊपर आ जाती है, तो उसके कारण थोड़ा स्लो डाउन लगता है इकोनॉमिक ग्रोथ में, व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ. सो व्हाई विल मार्केट मूव अप, वेयर आर वी फ्रॉम अ मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू. हमने देखा कि लास्ट 2 महीने में मार्केट हैज कम डाउन ड्रास्टिकली. यूएस में हम देखेंगे नैस्डैक हैज करेक्टेड 25%, Dow Jones, S&P has corrected 17-18%. So globally markets have corrected because globally this time globally inflation has gone up. Because one is because हमने देखा कोविड के कारण बहुत सारे सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हुई थी. वो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन के कारण कमोडिटी प्राइस एनीवेज वाज मूविंग अप, रशियन यूक्रेन वॉर के पहले भी. बट रशियन यूक्रेन वॉर हैपेंड, it was like a big dent for commodity. You saw commodity price moved up sharply because Russia is one of the biggest producer of oil, one of the biggest producer of steel. You saw wheat price moved up because Russia-Ukraine combined is one of the biggest producer of wheat. You saw edible oil price move up because again Ukraine is one of the biggest producer of sunflower oil. So generally inflation has moved up. तो यूएस जैसी कंट्री जो कि डेवलप इकोनॉमी है, यूएस की सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व का मैंडेट है इन्फ्लेशन 2% के आसपास कंट्रोल करना, बट वहां पे इन्फ्लेशन इज हॉवरिंग एट अराउंड 7.5-8%. तो आप समझ सकते हो जब 2% इन्फ्लेशन आपको कंट्रोल करना है इकोनॉमी में, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन 7.5-8% चल रही है. सो दैट्स वाई हमने लास्ट मंथ देखा है फेडरल रिजर्व ने पहला रेट हाइक किया 50 बेस, आधा टका का. एंड गोइंग अहेड ऑल्सो एक्सपेक्टेशन अगले 6-7 महीने में रेट हाइक 2 से 2.5% रेट हाइक होना चाहिए यूएस में. सो generally globally inflation has moved up. All central banks are increasing rate. You saw RBI also increase rate last month. So expectation is 1% rate hike बढ़ेगा. So globally, I mean all equity markets have done well because inflation is not cooling down. So market, when will market start doing well? आप देखोगे मार्केट जनरली जिस दिन इन्फ्लेशन कम होगा उस दिन मार्केट नहीं रिएक्ट करेगा. मार्केट एक मशीन है जो कि 3-6 महीना पहले ही डिस्काउंट कर लेता है व्हेन थिंग्स इंप्रूव. जैसे आप देखोगे कोविड में भी आई थिंक अपना मार्केट 19-20 मार्च 2020 में बॉटम आउट हो गया था. उस दिन इंडिया में खाली 500-700 केसेस थे, एंड उसके बाद यू सॉ द नंबर ऑफ केसेस मूव अप. सो लिमिटेड पॉइंट बीइंग मार्केट विल नॉट वेट व्हेन इन्फ्लेशन विल कम डाउन, मार्केट विल रिएक्ट इन एडवांस. सो हमको क्या देखना पड़ेगा to see when inflation peaks out, because peaking out inflation will be the biggest trigger for the market. जब वो लगेगा पीक आउट हो गया है, you will see market start doing very well. तो जैसे हम commodity price देखेंगे लास्ट 1 महीने में, you've seen थोड़ा एल्यूमिनियम प्राइस करेक्शन हुआ है 15-20%, जिंक प्राइस करेक्शन हुआ है, स्टील प्राइस करेक्शन हुआ है. मोस्ट कमोडिटीज हैज करेक्टेड. ब्रेंट क्रूड ऑयल इतना करेक्ट नहीं हुआ है, गैस प्राइस इतना करेक्ट नहीं हुआ है, बिकॉज दैट इज आई मीन रशिया यूक्रेन व्हाट हैपेंस देयर विल डिक्टेट व्हाट happens there. So net you have seen some correction in commodity price last 1 month, and going ahead you will see a point in time whether that happens 1 month later, whether that happens 2 months later. It is very difficult to say. When commodity price come down further, you will see market expectation will change completely. Market will then start expecting inflation peak out हो गया है, now inflation will come down from here, and that is when things go from very bad to less bad, and that is when markets start doing very well. So वो किसी को नहीं पता है वो 1 महीने बाद होता है, 2 महीने बाद होता है, उसका ट्रिगर क्या है. One of the triggers we can think through is Russia Ukraine
settlement happens. Again, I mean, it's been what 3 months into the war. We thought एक महीने में हो जाएगा, अभी तक नहीं हुआ. So it is very difficult to put a timeline to it, whether it happens 1 month, 2 months, but has to happen at some point of time. And जब वो होता है, you will see again commodity price come down. You will see crude oil price come down. You will see gas price come down. You will see wheat price come down further. You will see edible oil price come down further. So that will be the big trigger to indicate inflation has peaked out and inflation वहां से नीचे आ जाएगा. Because global macro में, Indian macro में inflation is a one big joker in the pack. Inflation is the only thing which is negative. Otherwise, आप मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर देखे हो इंडिया के, इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. जैसे हम देखेंगे, हम ग्लोबल इकोनॉमीज को देखते हैं. ग्लोबली 4 पार्ट है इकोनॉमी का. एक है यूएस, दूसरा यूरोप, तीसरा चाइना इज वेरी बिग, एंड फोर्थली इमर्जिंग मार्केट लाइक इंडिया, ब्राजील, रशिया, इंडोनेशिया. तो हम देखेंगे यूरोप इज इन अ वेरी वीक पोजिशन. गोइंग इनटू दिस रशिया यूक्रेन क्राइसिस ऑल्सो, Europe was on the verge of growth. आता था 1% नहीं आता था. It was, I mean, not in a very good position. And I'm sure with the Russia-Ukraine crisis, things will deteriorate massively in Europe going ahead. US has always been one pocket of strength for the global economy, but US has to cool down for sure, because आपका inflation 8-8.5%, जो economy में इन्फ्लेशन 2-2.5% होता था, वहाँ 8% इन्फ्लेशन चल रहा है. So economy has to decelerate sharply. Okay, so US will not be the source of strength in the global economy. Emerging markets में हम देखेंगे, Brazil is a commodity producer. Brazil has not done very well. Russia, it has its own problem now because of the sanctions. Indonesia is not doing very well. So, I mean, India right now seems to be very favorably positioned. हम इंडिया का देखेंगे, फॉरेस्ट रिजर्व देखेंगे, I mean, it is in a very healthy situation. Political stability देखेंगे. Inflation has moved up, but ठीक है, 6% has been the band what RBI target. 6 का 8% हो गया, वो 8 से 6% आने में भी टाइम नहीं लगेगा. So India seems to be in a very good position from a macroeconomic point of view compared to the other economy. But क्या होता है when there is problem in the global economy? कोई भी investor, you will see foreign investor will sell out irrespective. India does relatively better. That is why you've seen FII flows be very high. लास्ट 6 महीने में आप देखोगे $22 बिलियन FII ने पैसा निकाला है. 1,50,000, 1,60,000 को पैसा निकला है इंडिया से. बट अगेन दिस इज नॉट अ स्ट्रक्चरल थिंग. आप देखोगे लास्ट 20 साल हर साल FII ने पैसा निकाला है. बट जब ये ऐसा ग्लोबल मैक्रो कंसर्न आता है, यू सी मनी फ्लो आउट ऑफ इंडिया. बट अगेन लिमिटेड पॉइंट बीइंग, दिस इज अ वेरी टैक्टिकल थिंग. सो I mean, at some point of time, 1 महीने बाद, 3 महीने के बाद, टाइमिंग मुझे नहीं पता, बट इन्फ्लेशन आप देखोगे पीक आउट हो गया. बिकॉज इन्फ्लेशन कैनॉट, क्रूड ऑयल ब्रेंट कैनॉट कंटिन्यू एट $110. आई मीन, बिकॉज जैसा मैंने बोला, एक रशिया यूक्रेन सेटलमेंट हो सकता है. दूसरा, रेट हाइक के कारण देयर विल बी सम डिमांड डिस्ट्रक्शन फॉर श्योर. सो थोड़ा डिमांड डिस्ट्रक्शन होता है तो डिमांड सप्लाई बैलेंस एक फेवर में आ जाता है. जब वो होता है, कमोडिटी प्राइस स्टार्ट कमिंग डाउन. सो only thing you as investor would need to track is what is happening to commodity inflation, what is happening to Brent oil, what is happening to wheat. So हमें पता नहीं चलेगा कब ये तुरंत, I mean, when things improve. So you have to look at market. You cannot time the bottom, that is for sure. Only thing what I can tell you is market fundamental looks very good. Economic position looks very good. हाँ, short term headwind है inflation का, but it will go away at some point of time. लेकिन हम bottom पूरा नहीं कैच कर सकेंगे. तो अगर आपके पास आज 100 रुपए डालने का है, I will say put some part into it. 50, 60, 70% आज के दिन probably पैसा डाल देना चाहिए. बाकी you keep watching, because आप एकदम नहीं डालोगे तो आपको कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप हमेशा वेट करते रहोगे. सो नेट फंडामेंटल्स लुक गुड ऑन अ रिलेटिव बेसिस. शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन एक कंसर्न है, बट कमोडिटी प्राइस जहां पे आप देखोगे थोड़ी करेक्ट होती है ड्यू टू रशिया यूक्रेन सेटलमेंट और डिमांड डिस्ट्रक्शन, यू विल सी मार्केट अगेन बाउंस बैक. बिकॉज वन थिंग अगेन आई विल टेल यू इज इकोनॉमी इज मच मोर रेजिलिएंट देन व्हाट वी थिंक. आई मीन, हमने देखा कोविड में which was a health pandemic and life was at stake. हमने देखा कि everyone came back to life so fast, things bounced back so fast. So this is nothing. This is, अगर हम देखेंगे
2 साल पहले भी तो मॉर्गेज रेट 8% था, आज ठीक है 6.5% का 7-7.5% हो जाएगा, बट डज दैट मीन वन विल स्टॉप बाइंग हाउस और कंस्ट्रक्शन हाउस? द आंसर इज क्लियरली नो. हाँ, मे बी 1-2% डिमांड रिस्ट्रिक्शन आ सकता है, बट it will not completely halt. And also we should remember that when there's inflation in the economy, I mean earning power, a lot of people move up, because क्या होता है, salary level of lot of people is linked to inflation. जब inflation ज्यादा होती है, salary level moves up in the economy. जब salary level move up होती है, तो generally people, lot of salaried people have more money in their hand, which means their ability to withstand some spike in these commodity price increase is relatively higher. So I mean, I would say that things are not as gloomy what it looks. We are going through a cyclical correction because of commodity price headwind, but that commodity price headwind will come down at some point of time, because आप देखोगे इन्फ्लेशन या कोई भी डेटा पॉइंट एक ईयर ऑन ईयर नंबर रहता है. अब जैसे कि अगर सपोज तेल का दाम सपोज एक साल पहले $70 था, आज $110 हो गया है, तो आज के दिन आपको लगता है 55% YOY इंक्रीज हुआ है. बट सपोज एक साल बाद 100 रुपये हो जाता है, आई मीन देन यू विल सी दैट 110 का 100 हो गया, विच इज अ -8%. सो इन्फ्लेशन का डिफ्लेशन हो जाएगा. सो माय पॉइंट बीइंग दैट हम ये ईयर ऑन ईयर नंबर पे बहुत अटके नहीं रह सकते. ये नंबर मोमेंटम इन्फ्लेशन प्राइस का कम होगा 3-4 महीने में, यू विल सी दिस ट्रेंड कम डाउन, एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू विल सी रेट इंक्रीज का जो हम बात कर रहे हैं, दैट विल हॉकी स्टोन विल कम डाउन, एंड देन you will see market again start doing very well. So it is the best time to put more money into the equity market, I would think. And again, I would like to show one chart, because क्या ये सब narrative है. I mean, it's very difficult to prove from a theory, but I'll show you one chart. हम ये वाला चार्ट देखेंगे, ये जहाँ पे मैंने हाईलाइट किया, ये आप चार्ट देखो. ये डेटा है अप्रैल एंड का. लास्ट 10 दिन में कुछ करेक्शन हुआ है, बट ब्रॉडली सिमिलर रहेगा. हम देखेंगे, आप कोई भी इंडेक्स ले लीजिए, आप निफ्टी 50 ले लीजिए, निफ्टी मिड कैप ले लीजिए, निफ्टी स्मॉल कैप ले लीजिए, या निफ्टी लार्ज मिड कैप ले लीजिए, निफ्टी 500 ले लीजिए. आप देखोगे 1 साल का रिटर्न, 3 साल का रिटर्न, 5 साल का रिटर्न, 10 साल का रिटर्न ब्रॉडली 13 से 14-15% के आसपास है. आई मीन 5 साल का रिटर्न देखोगे, स्मॉल कैप थोड़ा 5 साल में नहीं अच्छा किया, बट ब्रॉडली 13-14% रिटर्न रहा है लॉन्गर टर्म में. एंड जैसा मैंने कहा, लास्ट 5 साल हैज नॉट बीन वेरी गुड फॉर द इकोनॉमी बिकॉज ऑफ दीज एक्सटर्नल शॉक. एंड आगे चल के प्रोबेबिलिटी में हम देखेंगे, तो चांसेस है कि अगले 5 साल विल बी बेटर देन लास्ट 5 ईयर. जब वो होता है तो आपको 13-14% रिटर्न मार्केट से कमाना बहुत डिफिकल्ट नहीं है. सो माई लिमिटेड पॉइंट बीइंग, मार्केट इज अ कंपाउंडिंग मशीन जो कि आपको 13-14% लॉन्गर टर्म रिटर्न देगी. अगर आपको 13-14% रिटर्न एक्सपेक्टेशन इज हैप्पी, यू आर हैप्पी विद दैट, आई थिंक मार्केट इज अ वेरी गुड प्लेस टू पुट योर मनी. बिकॉज हम देखेंगे एज एन इन्वेस्टर हमारे पास ऑप्शन क्या है. आई मीन टुडे ऑप्शन ऑफ अर्निंग 12-13-14% रिटर्न इज वेरी लिमिटेड. हम देखेंगे रियल एस्टेट, हाँ रियल एस्टेट में लॉन्ग साइकिल रहता है, कभी अच्छा करता है, कभी नहीं अच्छा करता है. बट अगेन रियल एस्टेट में ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा है, लिक्विडिटी है. सो इट इज नॉट द बेस्ट. आई मीन इट इज अ गुड thing from a longer term, but due to liquidity, equity market is much better. Fixed income will give you a 5-6-7% return. So longer term, अगर हम ये day to day volatility के बारे में ज्यादा नहीं सोचे, अगर हमारा रिटर्न एक्सपेक्टेशन 12-13% है, so equity is a very good place to put money. One is that. Secondly, आप पैसा कब डालोगे इक्विटी में? I always know that when market is doing very well, when Nifty was at 18,000, 18,500, everyone wanted to put money into the market. Everyone used to ask that question, कब करेक्शन थोड़ा होगा, थोड़ा करेक्शन में हम डालेंगे. बट जनरली हमारा बिहेवियर रहता है, जब मार्केट 2000-2500 पॉइंट करेक्ट करता है, हम देखते हैं नहीं थोड़ा और गिरने दो. सो आई वुड से दैट डोंट वेट फॉर दैट फर्दर करेक्शन.
अगर आपके पास मे बी 100 रुपये है, आई थिंक 60-70 रुपये आज के दिन यू कैन पुट मनी इन टू द मार्केट, बिकॉज why you can earn a high return at 12-13% is probably timing, and market correct by 15-20%, probably chances of a return higher than 12-13% moves up at that point of time. So I would say today we are in that state where probably the next 1-2 years you can make slightly higher return than 12-13% return in the market, and that I would think is a relatively good return from that point of view. So risk reward today is very much in favor of putting money into the market. So net, to summarize what I said so far, last 5 years has been bad for the economy. Next 5 years probably could not be as bad as what it was. So earning growth will be higher than what it was last 5 years. One is that. Secondly, what will be the trigger for the market? Trigger is obviously inflation coming down. Inflation coming down will be a function of commodity price coming down, which again could depend on maybe Russia-Ukraine settlement or some other maybe very good monsoon. So you will see harvesting be good for food crops and also. But ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है. What is in our control is to see at what point we are putting money into the market. So I mean, market looks good on an overall risk reward basis, I would see. In case one expectation is that maybe 12-13% return expectation है, so market looks good from that. Chances are that you could get a much higher return the next 1 year, but I think from an expectation point of view, you should keep your return expectation early teens from that point of view. One is that. Secondly, I'll cover one more part, which part of it looks attractive. So, I mean, if you look again at different sectors, what look attractive? I mean, to me, financial looks to be the most attractive sector to me today. So, because as I said, economy अच्छा करती है, तो financials will do well, because financials is a very macro sector. It is very much linked to the economy. So today, I mean, a lot of these private sector banks, I would say the top 4 private sector banks are available to you at a much relative cheaper valuation, like banks like HDFC Bank, ICICI Bank, Axis Bank, or even for that matter SBI. They are growing at 15-20% their profit growth. The balance sheet is the best it has been in a decade. So I mean, valuation of a lot of these banks at 1 time price to book, 1.5 time price to book looks very, very attractive to me. So I would say, in case I have to put one sector where I would put money today, so it would be financials. The other sector, obviously, all other sectors are good because most sectors have corrected, but on a relative basis, I mean, other thing I would look is consumer discretionary has not done well last 6 months. One is वहाँ पे valuation थोड़ी expensive थी. Secondly, consumer discretionary क्या होता है, जब भी inflation होता है, कोई भी consumer company पूरा inflation एक टाइम में नहीं पास करता है, वो धीरे धीरे पास करता है. जैसे आप देखोगे कंपनी लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर, आई मीन पाम ऑयल प्राइस बढ़ा है तो उन्होंने सोप का प्राइस 15% से बढ़ा दिया है, 15-20% से बढ़ा दिया है. सो पूरा नहीं बढ़ा है, 2-3-4% नहीं बढ़ाई है. तो बट क्या ये सब कंपनी का प्राइसिंग पावर बहुत अच्छा रहता है. तो as I said, commodity price has to come down from the current level. So when the commodity price start coming down, you will see again these companies will not pass on the entire benefit to the consumer. So ये बहुत सारे इन कंपनियों का मार्जिन देखोगे will be at a higher level than it was pre-inflation spike. So I would say that consumer discretionary companies which has pricing power will see margin move up once this inflation comes on अगले 3-4 महीने में, and these stocks have corrected. So I mean, again, healthcare again looks a very attractive sector. हमने देखा कोविड में, I mean, there's nothing more important than one's health. I think everyone knew that, but कोविड में जब हम बीमार पड़े, जब हमारे आसपास वाले बीमार पड़े, so we realize the importance of health. So healthcare again is a sector which is a multi-year sector. It is a very domestic linked sector which will continue growing at 10-12% plus. So वहाँ पे भी stock price correction हुआ है. So healthcare looks to be an important sector. So net sectors which look attractive to me, one is financials. Secondly, consumer discretionary stocks. वहाँ पे but you have to be careful. Still stocks are not very cheap because those are very good companies. They have never traded cheap. But आज के दिन में they are not like बहुत सस्ता है. But I would say a lot of these companies, compared to the growth is available from this space, looks attractive from that point of view.
Thirdly, healthcare overall on a basket looks attractive to me. So generally, most sectors look attractive because most sectors have corrected. Like a sector like IT, which used to be very expensive 3 months back, now probably it is not very expensive, but still it is a sector which, I mean, maybe not the first choice, because sector like IT derives a large part of the demand from economies like US and economy, where वहाँ पे economy will weaken much more compared to India. So demand driver could slightly be weak. Hence, थोड़ा sector will still give you an absolute return of 8-10%, but maybe not be the topmost sector from here on. So these are the sectors I would like on an overall basis. So again, to summarize, market economy look good from a 5-year point of view, 3-year, 5-year point of view. Earning growth linked to economy should do better in the coming 3-5 years. One is that. Secondly, market should give you a 13-14% रिटर्न अगर आपका लॉन्गर टर्म एक्सपेक्टेशन है. तीसरा सेक्टर जो कि अट्रैक्टिव लगता है, फिनेंशियल बहुत अच्छा लगता है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी अच्छा लगता है, हेल्थ केयर अच्छा लगता है. फोर्थली, क्या ट्रिगर रहेगा मार्केट मूवमेंट के लिए? इन्फ्लेशन पीकिंग आउट एक ट्रिगर रहेगा, जो कि कमोडिटी प्राइस अगर वीक होती है ड्यू टू रशिया यूक्रेन क्राइसिस और समथिंग, will be the trigger for that. So that will be my brief on the market. 5 मिनट में मैं 2 फंड मैनेज करता हूँ यहाँ पे, मोतीलाल ओसवाल लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड और दूसरा मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड. लार्ज एंड मिड कैप फंड हमने 2 साल पहले लॉन्च की थी. मैं ये फंड के बारे में थोड़ा 5 मिनट बात करूंगा कि वाई यू शुड कंसिडर दिस फंड. सो पहला तो मैं एक क्वेश्चन हमेशा हमारे माइंड में रहता है कि हम मिड कैप कैटेगरी में डालें, स्मॉल कैप कैटेगरी में डालें, लार्ज कैप कैटेगरी में डालें. सो आई विल अगेन शो यू अ सिंपल चार्ट विच विल टेल यू कि कौन सा अच्छा लगता है लॉन्गर टर्म में. अगेन आप देखोगे ये चार्ट में मैंने अगेन ये दिखाया है निफ्टी 50 इंडेक्स, जो कि एक लार्ज कैप इंडेक्स है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, लार्ज मिड कैप है, निफ्टी 500 इंडेक्स है. सो ये निफ्टी लार्ज मिड कैप इंडेक्स 2-2.5 साल पहले सेबी ने लेके आए थे, 3 साल पहले. ये एक मल्टी कैप इंडेक्स है. दिस इज एवरी 6 मंथ सेबी रीबैलेंसेस इस इंडेक्स एज 50% लार्ज कैप, 50% मिड कैप. सो ये इंडेक्स में आपको 50% लार्ज, 50% मिड कैप मिलता है. सो आप देखोगे हर एक टाइम फ्रेम में, आई मीन लॉन्गर टाइम फ्रेम में, आप देखोगे 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में, दिस इंडेक्स हैज डन वेरी गुड. अगर आप 10 साल टाइम फ्रेम देखोगे तो ये 50-50 इंडेक्स हैज गिवन यू 15% रिटर्न, जो कि सेम मिड कैप इंडेक्स जैसा है. बट रिस्क प्रोफाइल ऑफ दिस इंडेक्स इज बेटर बिकॉज ये इंडेक्स में आपको 50% लार्ज कैप भी है. सो नेट माय पॉइंट भी कि ये इंडेक्स जो कि 50-50 इंडेक्स है इज अ गुड 50-50 एलोकेशन बिटवीन लार्ज एंड मिड कैप इज अ गुड एलोकेशन. ये एक तरफ में आपको थोड़ी स्टेबिलिटी देती है बिकॉज 50% लार्ज कैप है इसमें आपका, और एक तरफ आपको ग्रोथ ज्यादा देती है क्योंकि इसमें 50% मिड कैप है. सो इट इज अ गुड इंडेक्स फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू. सो हमारा जो लार्ज एंड मिड कैप फंड है, कि इसमें हमने वी ट्राई टू रन दिस फंड एज अ 50% लार्ज कैप एंड 50% एज अ मिड स्मॉल कैप, बिकॉज हमने लॉन्ग टर्म में देखा है कि 50-50 एलोकेशन इज अ गुड एलोकेशन, गुड ऑप्टिमल एसेट एलोकेशन इन द लॉन्गर टर्म. तो ये फंड मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप में पहला हम यूएसपी है कि हम एक 50-50 फंड परसेंट की तरह रन करेंगे. तो आपको लॉन्ग टर्म में आइडिया इज टू गिव यू अ गुड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू. सेकेंड इज हमने ये पोर्टफोलियो में क्वालिटी ऑफ द पोर्टफोलियो इज वेरी वेरी हाई. तो आई जस्ट शो यू ब्रॉडली पोर्टफोलियो में व्हाट इज देयर सो दैट यू विल गेट एन आइडिया. सो आप देखोगे ये एक पोर्टफोलियो का ब्रॉडली कंस्ट्रक्ट है, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक 10% है, चोलामंडलम 6% है, स्टेट बैंक 5% है, एक्सिस बैंक 5% है, फोर्टिस हेल्थकेयर 4% है, लार्सन 4% है, अल्ट्राटेक है 4%, जुबिलेंट फूडवर्क जो कि डोमिनोज पिज्जा की कंपनी है, डॉक्टर लाल पैथलैब, मेड प्लस, फिनिक्स मिल, गुजरात कैश, मैक्स फाइनेंशियल, भारतीय फाइनेंस. सो मैं पूरे हर स्टॉक में नहीं जाऊंगा. व्हाट आई कैन टेल यू इज दैट हमारा मानना है कि लास्ट 5 साल में हमने देखा कि बहुत सारे इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन हुए, जैसे कि मैंने एक्सीडेंट बोला,
जैसे कि जब भी खराब टाइम आता है, एक कंपनी जो कि बहुत स्ट्रांग है उसकी एबिलिटी मच बेटर रहती है टू विथस्टैंड द क्राइसिस. सो सिमिलरली एक कंपनी जो कि लीडर है, ही इज इन अ मच बेटर पोजीशन टू विथस्टैंड द क्राइसिस. सो वी थिंक दैट गोइंग अहेड आल्सो मोस्ट कंपनी जो कि नंबर 1 नंबर 2 अपने सेक्टर में है, दे विल बी मच बेटर पोजिशन, बिकॉज खराब टाइम में वो अपने आप को स्ट्रांग बनाती है, ज्यादा वो कॉस्ट रिडक्शन करती है, एंड आगे के चलते यू विल सी देम डूइंग वेरी वेल. सो इन दैट थीम हमने 70% एलोकेशन कंपनीज, ऐसे कंपनीज को किया है जो कि अपने स्पेस में लीडर है. सो वी थिंक दैट इज अ यूनिक प्रोपोजिशन and that should help these portfolio companies going ahead. One is that. Secondly, one is that. Secondly, हमने, आप देखोगे क्लियरली, बैंकिंग जैसा मैंने बोला, बैंकिंग इज 30% इन द फंड, प्लस इंश्योरेंस 6%, प्लस कंजम्पशन कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी 12-13% इन द फंड, प्लस रियल एस्टेट जो कि लास्ट 10 साल में कुछ नहीं की है, बट लास्ट 12-18 महीना में ऐसा लग रहा है कि रियल एस्टेट साइकिल विल सस्टेन कमिंग 2-3 years. सो वी आर प्लेइंग थ्रू अ सीमेंट कंपनी, टाइल कंपनी, इलेक्ट्रिकल कंपनी, प्लस हेल्थ केयर. जैसा हेल्थ केयर एक पोर्टफोलियो को थोड़ा डिफेंसिव, थोड़ा आई मीन हेल्थ केयर इज अ डिफेंसिव सेक्टर. तो हम देखेंगे बहुत सारे कंपनीज, खाली हमारे पास मेडिसिन कंपनी नहीं है, जैसे टोरेंट फार्मा, जेबी केमिकल दवा बनाती है, बट मैक्स हेल्थ केयर एक हॉस्पिटल कंपनी है, डॉक्टर लाल पैथलैब एक डायग्नोस्टिक कंपनी है, फोर्टिस हेल्थ केयर अगेन एक हॉस्पिटल कंपनी है, मैक्स प्लस एक फार्मेसी रिटेल कंपनी है. सो वी हैव इंटायर चेन ऑफ हेल्थ केयर, प्लस हमने एक कंपनी ऐड किया रेलिगर हेल्थ फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि हेल्थ इंश्योरेंस ओन करती है, जो भी एक तरह का हेल्थ केयर पे प्ले है. सो वी आर क्लियरली पोजिशनिंग इनटू अ फ्यू सेक्टर जो कि हम समझते हैं आप प्ले वेरी वेल. सो फाइनेंशियल इज वन, हेल्थ केयर इज वन, consumer discretionary is one, real estate proxy is one. So clearly हम ऐसे space में we are positioning our bet which we think will do well over the longer term. एक और चीज एक clear वो है, जनरली लोग समझते हैं मिड कैप्स रिस्की होती है, एंड बिकॉज ये फंड में 50% मिड कैप है, डज दैट मेक द फंड रिस्की? माय आंसर विल बी नो. व्हाई? बिकॉज देखिए एक कंपनी मिड कैप है कि लार्ज कैप है उससे रिस्क नहीं होता है. कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी अपने सेक्टर में नंबर 1 नंबर 2 कंपनी है कि नहीं है, दैट मेक्स द बिजनेस मॉडल रिस्की और नॉट रिस्की. तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि फोर्टिस हेल्थ केयर एक मिड कैप कंपनी है, 18,000 मार्केट कैप का, लेकिन फोर्टिस हेल्थ केयर इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल कंपनी है. अब हॉस्पिटल देखोगे, खराब टाइम में, अच्छे टाइम में, कोविड टाइम में हॉस्पिटल बेड्स आर ऑलवेज फुल. So which makes the company very immune to economic cycle. डॉक्टर लाल पैथलैब अगेन एक डायग्नोस्टिक कंपनी है. जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, टेस्टिंग तो कोई भी डॉक्टर आजकल पहले लिख के देता है. सो अगेन खराब टाइम हो अच्छा टाइम हो, इट इज द नंबर 1 डायग्नोस्टिक कंपनी इन इंडिया. सो आई विल नॉट टॉक मोर ओवर हियर. माय लिमिटेड पॉइंट बीइंग मोस्ट ऑफ द मिड कैप कंपनीज हमारे जो पोर्टफोलियो में है वो अपने सेक्टर में नंबर 1 या नंबर 2 कंपनी है, एंड इट इज एन यूनिक अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन मिड कैप कंपनीज जो कि अपने स्पेस में नंबर 1 नंबर 2 है, जो कि कल के लार्ज कैप होंगे आगे के आने के टाइम में. सो इट इज अ यूनिक वेरी बॉटम्स अप कंस्ट्रक्टेड पोर्टफोलियो विथ क्लियर पोजिशनिंग sectors where we are positive like banking, healthcare, consumer discretionary and real estate, and very bottoms up constructed portfolio. So क्वालिटी आप देखोगे, आई मीन नन अदर स्टॉक इज जहाँ पे आप थोड़ा भी उंगली उठा सकते हो कि क्वालिटी इज एन इशू इन दिस कंपनी. सो आई विल स्टॉप. आई वाज टोल्ड कि आधे घंटे probably have to talk, so it's already been 35 minutes. So I'll stop myself here and take whatever question anyone has on the market or anything else. So Tamanna, you can probably open the floor for Q&A. Na? Thank you so much, Mr. Aditya. So now we are open for the question and answer round. अब वक्त है question and answer round का. मैं हमारे साथ कनेक्टेड सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि आप हमारे साथ कनेक्ट करके सवाल पूछना चाहते हैं या जुड़ना चाहते हैं तो अपने चैट बॉक्स के माध्यम से टाइप कर करके सवाल पूछ सकते हैं. हम आप सभी के क्वेश्चंस का आंसर जरूर देंगे. धन्यवाद. मैं दोहराना चाहूंगी, अब वक्त है क्वेश्चन एंड आंसर राउंड का.
मैं हमारे साथ कनेक्टेड सभी पार्टनर्स को रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि आप हमारे साथ कनेक्ट करके सवाल पूछना चाहते हैं या जुड़ना चाहते हैं तो अपने चैट बॉक्स के माध्यम से टाइप कर करके सवाल पूछ सकते हैं। हम एक एक करके आपके सभी प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे। धन्यवाद सर। तो जैसे हमारा एक पहला प्रश्न आया हुआ है दीप्तेश नियोगी जी की तरफ से, जो पूछ रहे हैं व्हाट अबाउट आईटी सेक्टर, आईटी सेक्टर के बारे में आपका क्या ख्याल है? थैंक्स दीपेश जी। देखिए सर, आईटी सेक्टर इज अ वेरी अट्रैक्टिव सेक्टर, इट्स अ वेरी एवरग्रीन सेक्टर। आप देखोगे लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी खराब करती है, अच्छा करती है। आई मीन आईटी कंपनीज कंटिन्यू ग्रोइंग एट 7 to 8%, सो इट्स अ वेरी स्टेडी सेक्टर फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, लॉन्गर टर्म दिस थिंग। बट हमने देखा कोविड में ये सेक्टर को एक बेनिफिट हुआ, सो यू सॉ रेवेन्यू ग्रोथ मूव अप फॉर द सेक्टर। बट नाउ क्या होता है, ये सेक्टर का दो चीज है सर आईटी सेक्टर में। एक है डिमांड कैसा है सेक्टर में, दूसरा सप्लाई साइड क्या चैलेंजेस है। तो आप देखोगे लास्ट 6 महीने जब डिमांड अच्छा था, यू सॉ इन्फ्लेशन हैज मूव्ड अप ड्रास्टिकली इन द आईटी सेक्टर। हम देखेंगे अट्रिशन देखेंगे, कंपनी लाइक इन्फोसिस जो कि एक बेलवेदर है, वहाँ अट्रिशन 25-26% है, 26 से 28% है। सो जहाँ पे भी सेक्टर में अट्रिशन 25-30% है, which goes to tell you that I mean across people want to there's a mad rush for people across. जब वो होता है you see wages move up for the entire sector, and IT sector is a clear sector of exports, जहाँ पे आपको यहाँ पे पेमेंट आपको एम्प्लॉय को फॉर एग्जांपल अगर $30 घंटे में आप देते हो तो वहाँ पे आपको बिलिंग $70-80 में होता है। इट्स अ क्लियर। पर जब क्या होता है आपका कॉस्टिंग भर जाता है, you have to see whether these companies can pass on the entire price. So one is seeing higher attrition, higher wage increase, so that is pressurizing the margin for the sector. Secondly, demand side. Again, COVID के बाद you saw demand come back strongly in the sector, because we saw that IT is very much important for any company today, and that realization COVID has moved up. So demand was very strong last year. You saw 15 से 20% growth across sector, but again demand will not be as strong, so you will see demand come down for the entire sector. So demand growth जो कि अगर 15-17% था last year, maybe this year you will see a 10 to 12% demand growth. So IT sector growth is coming back, going back to what it was pre-COVID from that point of view. So because क्या stocks are earning growth पे move करती है, so you will see next year earning growth for the entire sector. Revenue growth could be around 13 to 14%, and earning growth could be 10-11%, because margin you will see slight contraction due to wage cost. तो my view is that अगर 10-11% इनमें earning growth आता है, maybe you will see similar kind of stock price, maybe 10-12% kind of stock price movement in most of the IT sector. So that would be my view. So IT sector after the correction also looks attractive, but maybe relative attractiveness to something like a banking or healthcare is not as much there, because आप देखोगे company like, I will give you large cap company like TCS and Infosys and all. So pre-COVID they used to trade at maybe 17-18 time 1 year forward, 20 time 1 year forward. So आज के दिन इनका they trade at 23-24 time 1 year forward. So multiples are still not very cheap compared to pre-COVID. But again, as I said, these are very good sectors. COVID होता है, Russia Ukraine होता है, you will see growth in these companies and not degrowth in this company. So limited point being, maybe I would feel that 10-12% return in the sector is what probably I could expect. Other thing, I will show you one chart, Dipesh ji. So one thing is very clear to me. There's mean reversion is across. जो चीज ज्यादा अच्छा करता है ना सर, आगे चल के वो इतना अच्छा नहीं करता है, बिकॉज सो दिस इज अगेन लास्ट 3 year परफॉर्मेंस। आप देखोगे लास्ट 3 साल में बैंकिंग हैज डन वेरी वेल। बैंकिंग, सो फोकस ऑन दीज टेबल सर, वेयर दिस इज अ 1 year, 3 year, 5 year, 10 year परफॉर्मेंस। ये थोड़ा कम हो गया है बिकॉज ये अप्रैल एंड का डेटा है। आप देखोगे लास्ट 3 साल में आईटी सेक्टर हैज गिवन यू 25-26% रिटर्न।
25% 3-year return means stocks have broadly doubled on a 3-year time frame. So अगर हम स्टॉक 3 साल में डबल हुए हैं, उनका अर्निंग ग्रोथ 50-60% ग्रोथ किया है, which means you have to always see stock अगर कोई चलता है, how much of that stock price movement is due to earning growth and कितना वैल्यूएशन रीरेटिंग के कारण हुआ है. बिकॉज वैल्यूएशन रीरेटिंग के कारण अगर स्टॉक प्राइस बहुत मूव होता है तो इट इज रिस्की फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू. सो यू विल सी लास्ट 3 साल के स्टॉक प्राइस मूवमेंट में 50% कंट्रीब्यूशन अर्निंग ग्रोथ का रहा है एंड 50% कंट्रीब्यूशन वैल्यूएशन रीरेटिंग का रहा है. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट probably IT today might not be the most attractive sector. So something like a banking, जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ अगेन यहाँ पे 3 साल में banking has not done well, 5 year में has not done very well because economy had not done very well. But now you're seeing earning growth for the banking should be 15-20%, but sector has not done very well. So which tells you that sector derate हुआ है last 3 साल में, which again means that chances of derating of the sector is very high. So chances of making money in the sector through a combination of earning growth plus valuation re-rating is much higher here. So that's why IT is a good sector, but on a relative basis, probably I would say sectors like banking or healthcare would be more attractive sectors to me in case one takes a 2-3 year time frame. So Tamanna, can you move to the next question, please? जी, आई थिंक आदित्य जी आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि हमारे पार्टनर्स के और क्वेश्चंस ही नहीं है. थैंक यू जी. GS वैष्णव जी का एक क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट रिसेंटली लिस्टेड IPO फंड? आई मीन सर देखिए, IPO whenever equity market do very well, IPO market starts booming. In last 1 साल में हमने देखा है, due to equity market doing very well, I mean there was pricing across IPOs was very expensive. So that is why post listing experience बहुत अच्छा नहीं रहा है बहुत सारे कंपनीज में. So I would say that I mean IPO fund is not something, I mean IPO fund एक सेपरेट कैटेगरी नहीं होना चाहिए. वो एक है लास्ट 12-18 महीने अपॉर्चुनिस्टिक बेसिस में आई मीन बहुत लोगों ने लॉन्च किया. सो आई मीन सो वन शुड नॉट गेट आई मीन बिकॉज क्या होता है सर, IPO फंड एक नई IPO में इन्वेस्ट करता है. सो नई IPO में आप नई कंपनी में आप क्यों इन्वेस्ट करोगे? एक होता है वैल्यूएशन उनका अगर सस्ता है जब, then only you will invest, which has not been a case last 12-18 months. So I would say because उनका कोई कंपनी का हमने ट्रैक रिकॉर्ड नहीं देखा है लास्ट 3 साल, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसी रही है कंपनी में, कैसा परफॉर्मेंस किया है. So I would say that at this point of time, probably a lot of funds which have been there for a longer time, they are much better placed than investing money into an IPO fund. Tamanna, you're on mute. जी शुक्रिया, थैंक यू सर. तो जैसा कि हम देख सकते हैं आज के सवालों में बस इतना ही. थैंक यू सो मच मिस्टर आदित्य फॉर शेयरिंग योर वंडरफुल थॉट्स एंड नॉलेज विद अस. Thank you so much. Very useful session. Yeah, thank you so much Tamanna. Thanks everyone for being on the call. Yeah, bye. अब मैं हमारे साथ जुड़े सभी पार्टनर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी इस सेशन को इतना इंटरेक्टिव और बनाने के लिए. इस सेशन की रिकॉर्डिंग आप सभी के साथ जल्द ही WhatsApp द्वारा शेयर कर दी जाएगी. धन्यवाद.